अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो मैं सीरीज़ जो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ और अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ दिखाने वाला हूँ, वो सीरीज़ जो है उसका टाइटल है अ समरी ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन इंडिया ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो फोकस जो रहेगा वो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और थोड़े बहुत उसमें दूसरे जो सोशियोलॉजिकल इंडिकेटर्स वगैरह हैं उन सब से रिलेटेड भी बात करी जाएगी। और ये इंडियन मुस्लिम्स पे ऑफ कोर्स। और इसका टाइटल में मैंने समरी रखा है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही वास्ट इशू है, जिसमें बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं, बहुत सारे एंगल से इसको अप्रोच किया जा सकता है। और इसके पीछे एक बहुत पॉलिटिक्स भी है, एक पॉलिटिक्स जो काफ़ी टाइम से चल रही है, एक पॉलिटिक्स जो हम लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो उन सारे एंगल्स पे, उस सारे डेटा पे एकदम से डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो एक समरी रखा गया है, क्योंकि ये एक समरी है। ये एक ये सीरीज देखने के बाद आपको एक मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी रिपोर्ट्स हैं, और ओवरऑल जो डेटा जो है वो क्या निकल कर आया है। लेकिन इस चीज़ में मैं आगे चल के एक और डिटेल्ड सीरीज भी प्लान करने वाला हूँ, और आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि अभी तक वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो आ चुके हों वो वीडियोस वगैरह। बट मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी और इनके कई एस्पेक्ट्स, जैसे कि कुंदू कमेटी जो इसने पोस्ट सच्चर कमेटी है जिसने इवैल्यूएट करने की कोशिश करी थी सच्चर कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन और उसके रिजल्ट्स को, उसकी फाइंडिंग्स, और उसके बाद सच्चर कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, किन पे वर्क किया जा चुका है, किन पे नहीं वर्क किया जा चुका है। और अब क्योंकि ये 2004, 2005 और 2013 की रिपोर्ट्स हैं, अब हम लोग 2020 में हैं, अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको इस सीरीज के बाद कवर किया जाएगा। और इसीलिए इस सीरीज में जो हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग बहुत सारे जितने भी जो डायमेंशंस हैं इस पूरे इशू को लेकर, उनको हम लोग एक टच करते हुए एक ब्रॉड कंटेक्स्ट अपने दिमाग में बना सकें कि क्या है सिचुएशन और कैसी है सिचुएशन। तो स्टार्टिंग तो मैं खैर इंट्रोडक्शन तो खैर हो ही चुका है और ये जो है ये वो इंट्रोडक्शन ही है। बट कुछ इनिशियल इसमें जो बातें हैं वो कहना ज़रूरी है, और वो मैं इसके बाद रखूँगा। उसके बाद एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अपन लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, जिसमें हम लोग सबसे पहले मिडीवल और कॉलोनियल इंडिया की बात करेंगे। मिडीवल इंडिया वो वाला पीरियड है जब दिल्ली सल्तनत और मुगल्स वाला जो पार्ट है वो, और कॉलोनियल इंडिया जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन रह चुका है इंडिया में, तो तब क्या सिचुएशन थी, तब कैसी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया की भी बात करेंगे कि कि इंडिया की इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो जो ये जो सवाल है वो कब कब उठाया गया, कैसे कैसे उठाया गया, और उसके बारे में हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कुछ फैक्टर्स रंगनाथ मिश्रा कमेटी वाले, जो सबसे पहले तो नहीं, लेकिन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी मुस्लिम बैकवर्डनेस इन इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग सच्चर कमेटी पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग इस सीरीज में मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी दोनों को बस एक ओवरव्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को अभी हम लोग आगे चल के सीरीज के बाद और बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया जाएगा, बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद कुछ प्लान ऑफ एक्शन, कुछ कुछ जो रिकमेंडेशंस वगैरह जो इन रिपोर्ट्स वगैरह से आए हैं, तो उनके बारे में बात करी जाएगी। उसके बाद कुछ कंक्लूजन रिमार्क्स एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड। तो इस हिसाब से इस पूरे प्रेजेंटेशन को, इस पूरी सीरीज को स्ट्रक्चर किया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें मुस्लिम बैकवर्डनेस के बारे में बात करने की ज़रूरत क्या है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो
एक तो सवाल ये भी उठता है कि देखिए, मुस्लिम बैकवर्डनेस है यहाँ पे, वो हमको दिख रही है हमारी आंखों से। तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इसके पीछे एक पॉलिटिक्स भी चल रही है, जिससे थ्रू हम लोग को अ, आप देखा जाएगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इससे रिलेटेड कई सवाल उठाती हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नैरेटिव खड़ा किया कि अपीजमेंट हो रहा है इस देश में माइनॉरिटीज का, उनके साथ कुछ ज़्यादा ही उनको पैम्पर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है। ऊपर से कुछ ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो हमारे लिए खतरा बन गए हैं, क्योंकि वो लोग तरक्की कर रहे हैं और वो लोग ऐसे टेक ओवर कर रहे हैं, वैसे टेक ओवर कर रहे हैं। इस टाइप की भी बात हुई है। और तो ये जो एक सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हर मुस्लिम बंदा ही नहीं सोचता है ये, बट एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बुरी पॉलिटिक्स भी इससे रिलेटेड जो है वो इस देश में बना दी गई है, हमारे देश में। तो ये जो एक क्वेश्चन है, इसके बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत ही सीरियस नेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है। इसलिए इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से एक और फैक्टर है, जैसे कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी, ये जो दो बीजेपी जो पॉलिटिकल फ्रंट है आरएसएस का, अभी जो कुछ साल पहले, आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ कि कौन से ईयर में, 2018 में मे बी, जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस गुजरात में, उसमें ये नैरेटिव बार बार आ रहा था कि कि सिर्फ और सिर्फ आरएसएस, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही मुस्लिम्स का जो अपलिफ्टमेंट है, डेवलपमेंट है, वो कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। तो इस नैरेटिव को इसलिए खड़ा किया गया था ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो बीजेपी को एक्सेप्ट करें, वो उनको वोट करें। हालांकि मुस्लिम्स का वोट करना बीजेपी को कोई एक नई बात नहीं है। मुस्लिम्स हैव voted for BJP and any other party in this country, depending upon their local circumstances. ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये हमेशा से ही एक मिथ रहा है। अगर आप एक्चुअल में, अगर आप डेटा देखेंगे मुस्लिम्स के वोटिंग का, तो वो मुस्लिम जो वोटिंग है वो फ्लक्चुएट करता है, वो लोकल और रीजनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और उन रीजनल फैक्टर्स के बेसिस पे बहुत जगह मुस्लिम्स ने आरएसएस और बीजेपी को वोट भी डाला है। तो एक ये भी एक जो सवाल है वो बार बार आता है नैरेटिव में, तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है। एक और जो है, जो अब क्योंकि अभी हम लोग 2020 में देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा फैल चुका है, बहुत सारे अब इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स भी आ रहे हैं। एक एक नैरेटिव तो ये भी है कि क्या इस्लाम है मुस्लिम की बैकवर्डनेस की वजह से। आपको याद होगा कुछ साल पहले ये चीज चली थी कि अरे मुस्लिम्स इसलिए बैकवर्ड हैं क्योंकि वो लोग मदरसे में पढ़ते हैं। फिर सच्चर कमेटी आई जिसने बोला कि मुश्किल से 3% या 4% बच्चे जो हैं मुस्लिम्स के, वो मदरसा में जाके पढ़ते हैं। बाकी जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, द बल्क स्टडीज देयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये भी कहा जाता है कि क्या इस्लाम की ही, क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही, इस्लामोफोबिया का एक फीचर है, और वो फीचर ये है कि इस्लाम एक बहुत ही बारबेरिक और बहुत ही इलिबरल, एक बहुत ही अनप्रोग्रेसिव और रिजिड और टाइम में फिक्स हो जाने वाला जो है वो धर्म है। इसलिए जो लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग भी पुराने जमाने में फिक्स हो जाते हैं। तो ये भी एक इस्लामोफोबिक एक नैरेटिव है, इसको लेकर बहुत नफरतें फैलाई जाती हैं। और जब भी मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट की बात आई है ओ, हमारे देश में, तो इस नैरेटिव को उठा के खड़ा किया गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू बोला गया है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। और और एक फैक्टर ये भी है कि अगर मान लीजिए वाकई में कोई एक लोकल एनजीओज हैं, एंथुजियास्ट हैं, जो वाकई में मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को जो है, हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? तो हाउ टू कैरी आउट मुस्लिम अपलिफ्टमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और जब हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं मुस्लिम बैकवर्डनेस के, तो ये एक बहुत ही बड़ा हम लोग को बहुत मदद करता है इस टाइप के सवालों के आंसर देने की। और इससे पहले हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करें, ये चीज़ हम लोग को एक दिमाग में एक और पॉइंट है, वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लो तो आधा सॉल्व तो वो वैसे ही हो जाता है।
तो ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि अ प्रॉब्लम वेल एनालाइज्ड इज हाफ सॉल्व्ड। एंड इस सीरीज के थ्रू हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का एनालाइज किया जाए, जितना अच्छे से हो सके एनालाइज करने की कोशिश करी जाए। एक कुछ डिस्क्लेमर्स देना भी जरूरी है। देखिए, जब हम लोग मुस्लिम बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश में हमारे देश में दूसरी कमिटीज जो हैं वो बैकवर्ड नहीं है। वो भी बैकवर्ड हैं। बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं। और डिपेंडिंग कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ में कुछ कम्युनिटीज ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कुछ में कुछ इश्यूज में कुछ कम्युनिटीज ज़्यादा बैकवर्ड हैं, कुछ केसेस में कोई और कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा बैकवर्ड है। तो जब भी हम लोग कभी भी किसी भी कम्युनिटी की, चाहे वो SC STs हों, चाहे वो कोई और कम्युनिटी हो, कोई कोई एथनिक या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी की हम लोग बात करें, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तो हम लोग उसके अपलिफ्टमेंट की या उसके बैकवर्डनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरी इश्यूज को डिनाई कर रहे हैं कि वो इश्यूज नहीं हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंडिया जो है वो एक कंट्री है इक्वल्स की। इन आवर कंट्री ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम लोग सब बराबर हैं। ये एक आइडियल है, ये एक टारगेट है, ये एक गोल है, बट ये एक रियलिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि अ, एक एक दलित बंदा है मान लीजिए, तो एक दलित, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी जो रियलिटी है वो एक अपर कास्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दोनों के पैदा होने का, पैदा होते ही जो आपके आजू बाजू एक जो दुनिया बन जाती है, तो वो एक बहुत ही अलग चीज है। और हमको इन सारे इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दलित्स की बैकवर्डनेस दलित्स का इशू है, वो पूरे देश का इशू है। वो इसलिए इशू है क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो तरक्की करे, हमारी देश में हम लोग तरक्की करें, ताकि ज़्यादा बिजनेस आए, हम लोग अच्छे से एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जी सकें, जहाँ पे हमारी सिविल पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो मेंटेन्ड हैं। तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हम उसको अ, उस उसको हम लोग बैकवर्ड रख के पूरा देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो पॉसिबल नहीं है। वो बहुत ही, मतलब एक बहुत ही, अगर अगर वो पॉसिबल भी है तो भी क्या ऐसा होना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो हमको स्टार्टिंग में देना चाहिए, कि जब हम लोग इस इशू की बात कर रहे हैं, हम दूसरे इश्यूज नकार नहीं रहे हैं। अभी हम बस एक इशू को स्टडी कर रहे हैं, अभी हम एक इशू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी वजह से जो मुस्लिम्स की जो बैकवर्डनेस का जो एक इशू है वो एक नेशनल इशू है। और हम लोग अगर कुछ स्टेप्स वगैरह, अगर कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे वेज जिसके थ्रू ये अपलिफ्टमेंट करा जा सकता है, तो वो हमारे देश के ओवरऑल के लिए ही बहुत बहुत बेहतर है। जितनी एजुकेटेड, जितनी सेफ, जितनी हेल्दी हमारी पॉपुलेशन होगी, जितनी खुश हमारी पॉपुलेशन होगी, उतने ही हमारे कंट्री में ज़्यादा इनोवेशन होगा, उतने ही हमारे कंट्री में जो प्रोग्रेस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिस्क्लेमर है जिसको हमको स्टार्टिंग में दे देना चाहिए। तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला जो हम लोग चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं, वो है कि प्री इंडिपेंडेंस जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है मुस्लिम्स की, वो कैसी थी।